लो भाई, टेस्ट की बात कर रहे हैं, डिस्कशन की। क्वेश्चन नंबर आपने कहा 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोला गया है, देखो सुन लो। एक लेडी है, उसने डिनर पार्टी देनी है 6 गेस्ट को, 6 गेस्ट को देनी है, और नंबर ऑफ वेज अमंग 10 फ्रेंड्स में से सिलेक्ट करने हैं। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, 2 ऑफ द फ्रेंड्स विल नॉट अटेंड द पार्टी टुगेदर। ए और बी एक साथ नहीं आएंगे पार्टी में। तो एक केस बना ए आया, बी नहीं आया। एक केस बना ए नहीं आया, बी आया। और एक केस बना ए और बी दोनों ही नहीं आए। और कोई केस नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? या ऐसा बोल दो, और टोटल में से क्या माइनस कर दो, जब ए भी आया और बी भी आया। एक ही बात है। या 3 केस बन रहे हैं, या एक केस से कम बन जाएगा। दोबारा बोलो। नहीं, कंसेक्यूटिव वर्ड की तो कोई बात ही नहीं है। ओ ए सी मान ले, मैंने तो नाम ले लिया। हाँ, कोई भी। ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा रूल नहीं बोला हमने कि ये दो होंगे या वो नहीं होंगे। हाँ भाई, समझ आ गई बात ये? पक्का? तो टोटल तरीके कितने हैं? अब 10 लोगों में से 6 लोग बुलाने हैं। 10 में से 6 सेलेक्ट कर लिए। माइनस ए भी आ जाए और बी भी आ जाए। ए और बी आ जाए तो दो तो बंदे आगे सेलेक्ट हो गए, 6 में से 2 बंदे तो सेलेक्ट हो गए। 4 सेलेक्ट करने, कितने में से? 8 में से। 8 में से, रिमेनिंग 8 में से 4 सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है, ये कर लो। या इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग कर लोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, कहो तो वो भी बताऊं करके। लास्ट में 8C4 ऐसे आया ना भाई। मैंने कहा टोटल में से माइनस कर दिया वो केस जो ए और बी दोनों आ गए। ए और बी अगर आ गए तो दो बंदे तो आ गए। चाहिए कितने थे टोटल? 6। चाहिए कितने थे? 6, दो तो आ गए। बच गए कितने? 4। चाहिए कितने में से? 8 में से, तो 8C4। क्लियर होगी बात? पक्का समझ आ गई बात? श्योर, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है जी, और बोलो। है ना? और या ये फिर तीनों तरीकों को ऐड कर दोगे आप, ये भी करके बताओ, ये समझ आ रही है बात ये? आ रही है पक्का? कितनों का सही था ये क्वेश्चन? किसी का नहीं सही था, बिल्कुल गलत बात ये। इसका मतलब मैं इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे देने वाला हूं कल के टेस्ट में। जो गलत कर रहे हो, मैं इस टाइप के ही क्वेश्चन डालूंगा मैं। ठीक होगी बात ये? आपने काम करना है, मैंने आपसे कहा था पीएनसी मैंने 2 टॉपिक छोड़े हुए जान करके। लेकिन वो मुश्किल है टॉपिक, वो तभी होंगे जब इन वाले टॉपिक्स में कमांडिंग पोजीशन में आ जाओगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, मुझे तो क्या फर्क पड़ रहा है, मैं अभी डिस्कशन करा रहा हूँ, उसकी जगह मैं वो टॉपिक भी करा सकता था ना। पर नहीं, रुक जाओ, पहले इनमें कमांडिंग पोजीशन में आ जाओ। और बोल लो। क्वेश्चन नंबर 8। 8, ए इज अ सेट containing 10 elements, n of a 10 है। क्वेश्चन नंबर 8। ए के अंदर में 10 एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए से लेकर के ए, कितना आंसर आएगा बोलो? 10 की पावर 10। क्यों? पहले वाले एलिमेंट पे 10 ऑप्शन, अगले पे भी 10 ऑप्शन, अगले पे भी 10 ऑप्शन। 10 10 10 10 10 10, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी बात ये? पर क्लियर है बात ये? ठीक है जी, और बोलो। 10। 10th क्वेश्चन, 10th में क्या है? नंबर ऑफ वेज इन विच MN स्टूडेंट्स, MN बच्चे हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग N सेक्शंस। N सेक्शंस है, MN बच्चों को बांटना है, यानी ईच सेक्शन विल कंप्राइज कितने स्टूडेंट्स? M स्टूडेंट्स। ईच सेक्शन में कितने बच्चे आएंगे? ईच सेक्शन कंटेन्स M स्टूडेंट्स। बोल सकता हूं क्या? नहीं समझ आई बात, बोलो। हर सेक्शन में M बच्चे, टोटल N सेक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे MN हो गए। आ गई बात समझ में? पक्का क्लियर है? ठीक है। तो क्या करना है? बंटवारा करना है। बंटवारा करना है किसका? अलग अलग चीजों का। अलग अलग चीजों का बंटवारा करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हो मेथड? ग्रुपिंग। क्या करते हो? ग्रुपिंग। टोटल बच्चे यानी MN का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर पैकेट या हर सेक्शन में कितने बच्चे? M फैक्टोरियल कितनी बार? N बार। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अपॉन M फैक्टोरियल की पावर N आ गया, खत्म हो गई बात, आंसर आ गया। डन होगी बात? ये नहीं कहा कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग N सेक्शंस। अब आगे क्या आंसर दिया हुआ इसका? आंसर की नहीं मिली है ना, यही आएगा बस इसके अंदर में। समझ आ गई बात ये? पक्का? और बोलो भाई, 10th के बाद 3। कौन सा?
सिक्स, अच्छा मैं बार बार पता क्या मेरे को सुनाई दे रहा है 3 6, मैंने कहा यार इतना तो क्वेश्चन ही नहीं दिया मैंने। सिक्स क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है जी, ए बी सी डी ई एफ ये ले लिए, टेकन थ्री टुगेदर, टेकन थ्री टुगेदर सच दैट ईच वर्ड कंटेन्स एटलीस्ट वन वॉवल, टेकन थ्री टुगेदर। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स और टेकन थ्री टुगेदर सच दैट ईच वर्ड कंटेन एटलीस्ट वन वॉवल। वॉवल कौन सा है? ए और ई, यही दो वॉवल्स अवेलेबल है। ठीक है ना, तो ए और ई में से आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेक कंटेन्स एटलीस्ट वन वोवल, या तो एक वोवल आए या दोनों वोवल आ जाए। तो टोटल माइनस नो वोवल कर दो, टोटल में से माइनस कर दे नो वोवल इज इक्वल टू योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, अब टोटल कौन सा टोटल, कौन सा टोटल? पांच, ये छह अक्षर आपके पास अवेलेबल है। टेकन थ्री टुगेदर, टेकन थ्री टुगेदर यानी इन छह में से तीन सेलेक्ट करूं, ये टोटल होगा या क्या होगा? बोलो, यही होगा ना। टोटल छह में से तीन सेलेक्ट कर दिए, माइनस क्या कर दें, कोई भी वोवल ना आए। तो छह में से कितने वोवल है? दो, बच गए कितने? चार। हाँ, थ्री फैक्टोरियल भी करेंगे, अरेंज तो करेंगे, अरेंज नहीं करा मैंने। इंटू थ्री फैक्टोरियल करा, माइनस क्या कर दिया, जो बच गए चार, इन दो वोवल को छोड़ दो, इन चार में से कोई तीन सेलेक्ट करके तीन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, मैं बाद में करने वाला था एक्चुअली एक ही बात। ठीक है ना, समझ आ गई बात, ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। रिपीटिशन कहाँ अलाउड है, किसने कहा? नहीं, नहीं, जितने अक्षर लिखे हैं उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, समझ आएगी बात, फिर तो थ्री वोवल का भी केस आ जाएगा, तीनों वोवल आ जाए, है ना। फिर जब भी ऐसा ये दिए हो ना, अक्षर दिए हो या नंबर दिए हो, इनका इस्तेमाल करके तब रिपीटिशन की बात नहीं करते हैं। ठीक है ना, और बोलो। 17, 17 में क्या दे रहा है? 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच सिक्स आर कोलिनियर। सुन लो ये बात, अगर आप कुछ सर नहीं डिस्कशन होगा ये वाला। 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन, छह कोलिनियर है। तो छह कोलिनियर है, तो एक काम करते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, और टोटल 16 पॉइंट्स है ना, 16 पॉइंट्स है, छह कोलिनियर है, बचे हुए 10 पॉइंट जो आ गए वो यहाँ किसी एक कर्विकल उस पे आ गए कोलिनियर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। क्लियर है, ये टोटल 16 पॉइंट आ गए। हाउ मेनी लाइंस कैन बी फॉर्म बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, कितनी लाइंस बनाई जा सकती है? इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन करने के। मेथड नंबर वन, लाइंस बनाई जा सकती है। एक लाइन को बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? दो। तो ठीक है, हमने क्या करा, या तो ऊपर के जो 10 है और नीचे के 6 है, उन 10 में से कोई दो चूज कर लो, एक लाइन बनेगी। क्लियर है क्या, बोलो? या इन 10 में से कोई एक कर लो और नीचे के 6 में से कोई एक कर लो, तो भी लाइन बनेगी। या इन 6 में से कुछ भी चूज कर लो, एक ही लाइन बनेगी। ये आंसर आ गया। कोई भी इन 6 में से दो पॉइंट चूज करोगे, हमेशा वही तो लाइन आ रही है, लाइन का स्टार्ट और एंड तो होता ही नहीं ना, हमेशा वही लाइन आ रही है। क्लियर होगी बात ये, पक्का? या दूसरा मेथड, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या है? 16 पॉइंट है, इन 16 में से कोई भी दो पॉइंट चूज करके स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, लेकिन माइनस कर दिया इन 6 में से कोई भी दो पॉइंट चूज करके जो बन रहा है। क्लियर है, लेकिन ये अपने आप में एक लाइन तो दे रहा है, तो +1 कर दो, ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है, दोनों से सेम आंसर आएगा। समझ आ गया? मैंने कहा टोटल पॉइंट कितने हैं? 16, 16 में से कितने पॉइंट चाहिए लाइन के लिए? तो 16 C2, उसमें से क्या ये 6 में से कोई भी दो पॉइंट चूज करेंगे तो अलग अलग लाइन नहीं बन रही, वो हटा दिए, लेकिन एक लाइन तो बनी रही ना, ये एक तो है ही है ना लाइन, इसलिए ऐड अलग से बंद कर दिए। समझ गए बात को? 6, एक तो एक बन रही है ना, वो एक ही तो ऐड कर दी, इसके अलावा कौन सी बन रही है? अरे भाई,
इन दोनों को ले रहा है, ये लाइन है। इन दोनों को ले रहा है तब भी तो यही लाइन है। इसको और इसको ले रहा है तब भी तो यही लाइन है। लाइन अलग थोड़ी ना होती है। लाइन का कोई स्टार्ट और एंड नहीं होता है। क्लियर होगी बात? समझ आ गई बात? डन है। और बोलो 19th क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 8 सर्कल्स एंड 8 लाइंस एंड 4 सर्कल। 8 लाइंस है और 4 सर्कल्स है। ज्यादा से ज्यादा कितने इंटरसेक्शन होंगे? तो ठीक है ना, लाइन और लाइन का मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या होता है? दो लाइन पैरेलल ना हो, एक ही बार इंटरसेक्ट करेंगे। तो 8 में से कोई दो लाइन सेलेक्ट कर लो, उतने इंटरसेक्शन के पॉइंट आ गए। जितने तरीके 8 में से दो लाइन को सेलेक्ट करने के, उतने इंटरसेक्शन के पॉइंट्स आ गए। या फिर सर्कल का सर्कल के साथ ऐसा इंटरसेक्शन होगा मैक्सिमम वाला। मैक्सिमम की बात हो रही है, वरना तो सर्कल सर्कल नहीं भी काट सकते एक दूसरे को, सर्कल सर्कल टच भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है। तो 4 में से कोई भी दो सर्कल चुन लो और हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, इंटू 2 कर दिया। क्लियर होगी बात ये भी? फिर सर्कल और लाइन बचा। एक सर्कल और एक लाइन में टच भी कर सकते हैं, नीदर टचिंग नॉर कटिंग भी हो सकता है, या कटिंग हो सकता है। मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कटिंग करना पड़ेगा। तो क्या कर रहे हैं हम? 8 में से कोई एक लाइन चूज करो, 4 में से कोई एक सर्कल यूज करो और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, क्योंकि हर एक लाइन और एक सर्कल के इंटरसेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। खत्म हो गई बात, ये आंसर आ गया। डन। कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन? पक्का? मैंने कहा लाइन लाइन, ये बात आ गई। सर्कल सर्कल, 4 में से दो सर्कल इंटू 2, क्योंकि हर एक सर्कल के दो इंटरसेक्शन आ रहे। सर्कल लाइन, 8 में से एक लाइन, 4 में से एक सर्कल, इंटू 2 कर दिया। ये वाला केस हो गया। समझ आ गई बात? डन। बस 11। 11 में क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स that can be formed, the number of triangles that can be formed by join by the 5 points in a line and 3 points on a parallel line. 5 points in a line, 1 2 3 4 5, एंड 3 ऑन अ पैरेलल लाइन, 1 2 3। ठीक है ना? हमें क्या बनाना है? ट्राइंगल बनाना है। तो ठीक है, क्या कर दोगे? एक तरीका, यहां से 2 पॉइंट ले लो। कितने पॉइंट है ऊपर? 5। 5 में से कोई दो ले लिया, 3 में से कोई एक ले लिया, ट्राइंगल बन जाएगा। या फिर 3 में से कोई दो ले लो, 5 में से कोई एक ले लो, फिर से ट्राइंगल। और कोई तरीका नहीं हो सकता। समझ आ गई बात है? ऐसा सॉल्व कर लो, या फिर बस इसी तरीके से कर लो, निकाल दोगे आंसर। ठीक है ना? या फिर एक काम और कर सकते थे, 8 में से 5 और 3, 8 पॉइंट्स है टोटल। 8 में से कोई 3 ले लो, माइनस कर देंगे क्या? 5c3 और 3c3। सही है ना? क्लियर होगी बात? क्योंकि उन पांचों में से कोई 3 ले लोगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा। इन तीनों में से 3 ले लोगे, ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो हटा दो। खत्म होगी बात। डन। 20th, देयर आर 16 पॉइंट्स इन अ प्लेन। 16 पॉइंट्स है प्लेन में, नो 3 ऑफ विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 8 विच आर इन अ स्ट्रेट लाइन। ये रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 16 पॉइंट्स है। और 8 यहां ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 8 16 हो गए। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फाउंड बाय जॉइनिंग दोस 2 पॉइंट्स। तो ठीक है ना, वही चीज है। क्या कर दोगे? 16c3 माइनस का 8c3, खत्म बात। इन 8 में से कोई 3 चुनोगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। डन होगी बात भाई? क्लियर? ओके, पकड़ो। और कुछ पूछना होगा, बात पूछ लेना, दिया है पकड़ो। मार्क्स कम आए हुए हैं, देख लो ढंग से। चले भाई। क्या? हर दो के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं हम। तू दो ही सिलेक्ट करे ना, मैंने ऐसे तो तू कह देगा सर 4 सर्कल है, चारों के इकट्ठे बताओ। कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ना। मैंने, तू 4 जैसे मर्जी काम कर रहे हैं, हर बार दो की बात कर रहा हूं मैं। और दो दो करके टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ करके मैंने सारे पॉइंट्स गिन लिए। एक बार में कह ले तू, या अलग अलग करके कह ले, गिनेगा तो सारे ही। समझ गया बात को? पक्का समझ गया? श्योर हो गई बात? चल लूं आगे?
निकाल लो भाई कॉपी, स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहे हैं अब आगे। हाँ भाई, कहाँ तक पढ़ लिया था स्ट्रेट लाइन से? सेंट्रोइड बता दिया था मैंने। सेंट्रोइड बता दिया सारा कुछ, उसका क्या लिखा दिया था, फॉर्मूला वगैरह सारा। ठीक है, लिखो अगला। स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे, पहले सेंट्रोइड की बात कर ली थी। आगे लिखो इन सेंटर। इन सेंटर। इन सेंटर में क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। ठीक होगी बात। अब इन सेंटर होता क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। जैसे सेंट्रोइड था, मीडियंस का इंटरसेक्शन। मीडियन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से आ रही है, सामने वाली लाइन को ए से आ रही है, सामने वाली लाइन बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, उसको मीडियन बोल रहे थे। अब यहां बोल रहे हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। यानी ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर। इन सब का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। उस पॉइंट को इन सेंटर कहते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है, लाइज इनसाइड द ट्राइंगल ऑलवेज। किसी भी ट्राइंगल में, ट्राइंगल के अंदर में ही लाई करेगा, ट्राइंगल के ऊपर या बाहर नहीं लाई करता। क्लियर होगी बात ये वाली। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कॉन्करेंसी का पॉइंट, इनफैक्ट क्योंकि तीनों लाइंस, तीनों एंगल बाइसेक्टर्स इंटरनल वाले एक ही पॉइंट पर आकर के मीट कर रहे हैं, उसका आंसर जो पॉइंट आया निकल के, उसको इन सेंटर कहा जाता है। उसको जनरली आई से डिनोट किया जाता है, आई मतलब इन सेंटर। लिख लो एक बार, फिर आगे बात कर रहे हैं। लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलो जी सुनो। अब ध्यान से एक और चीज समझनी है। मैथमेटिक्स के अंदर में एक स्टैंडर्ड भाषा है। ए के सामने जो साइड की लेंथ है, उसको ए बोलते हैं।
ए वर्टेक्स के सामने जो साइड की लेंथ है उसको छोटा ए से डिनोट किया जाता है, बी के सामने छोटा बी से डिनोट किया जाता है, और सी के सामने छोटा सी से डिनोट किया जाता है। क्लियर होगी बात ये? तो जो इन सेंटर है यानी आई, उसका कोऑर्डिनेट आता है, इधर ध्यान समझेंगे, आमने सामने, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये सामने वाली साइड, ए इंटू x1 प्लस बी इंटू x2, आमने सामने, प्लस सी इंटू x3 डिवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्स कोऑर्डिनेट आता है। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट क्या, ए इंटू y1, बी इंटू y2, सी इंटू y3 डिवाइडेड ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? पक्का क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? लेट हो आप, लिखो फटाफट। ये इन सेंटर का मतलब क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन है। इधर सुन लो ध्यान से शिवम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन आई, उस आई का कोऑर्डिनेट ये होता है, ये ए वर्टेक्स के सामने ये बीसी की लेंथ ए होती है, बी के सामने बी, सी के सामने सी, ये रहा फॉर्मूला आमने सामने, ए x1 बी x2 सी x3, एडिशन एडिशन नीचे से। क्लियर? हाँ भी डन होगी बात ये? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? श्योर? ठीक है जी। आगे लिखे ऑर्थो सेंटर, ये इन सेंटर की बात थी। आगे लिखे ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑर्थो सेंटर में लिखे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। क्या मतलब इस बात का? इधर ध्यान देंगे, ये ट्राइंगल एबीसी है, ए बी सी, यहां से एक ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक हो गई बात? इसी तरह यहां से इसके ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा, और इसी तरह यहां से इसके ऊपर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करा। ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं ये आकर के एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसको एच से डिनोट किया जाता है जनरली। एच का मतलब ऑर्थो सेंटर होता है जनरली। एच की जगह कुछ और भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली एच से डिनोट किया जाता है, इसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या इसका कोई ऐसा फॉर्मूला होता है वर्टेक्स एबीसी के कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में? आंसर इज नहीं होता है। तो क्या हम इसको निकाल नहीं सकते? आंसर इज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जैसे जैसे चैप्टर के अंदर में घुसेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका तरीका निकल के आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्लियर होगी बात? लिख लो इसे। डन?
क्लियर होगी बात? ठीक है। तो हमने ऑल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। अब नीचे एक लाइन लिखो, इट लाइज इनसाइड द एक्यूट ट्राइंगल। इट लाइज इनसाइड द एक्यूट ट्राइंगल। अगर एक्यूट ट्राइंगल है तो अंदर लाई करेगा। आउटसाइड द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल बाहर की तरफ है, मतलब ऑब्ट्यूज है, तो बाहर की तरफ लाई करेगा। और अगर मैं राइट ट्राइंगल की बात करूं, राइट ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ये रहा राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में ये ऑर्थो सेंटर होता है। दिस इज दी ऑर्थो सेंटर, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्यों होता है अभी बता रहा हूं, पहले लिखो इस बात को। राइट ट्राइंगल की बात करेंगे तो जहां पर एंगल दोनों आपस में 90 डिग्री मिल रहे हैं, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो इधर, इधर देखो ध्यान से। अगर मैं, ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है, यहां से मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है तो वो ये रही, ठीक है ना। यहां से मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है तो वो यही तो है। और यहां से मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करनी है वो यही है। तो तीनों इसी पॉइंट पर आकर के मीट कर देते हैं। समझ में आ गई बात क्या? पक्का क्लियर हो गई बात? ये ऑर्थो सेंटर का मतलब समझ में आ गया। एक्यूट ट्राइंगल में अंदर लाई करता है, ऑब्ट्यूज में बाहर लाई करता है, और 90 डिग्री वाले के अंदर में जिस पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है वहां पर ऑर्थो सेंटर होता है। डन होगी बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सरकम सेंटर में लिखे, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। बस इतनी बात लिख लो। क्या मतलब है इस बात का, अभी डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। इधर ध्यान देंगे, फिर से एक ट्राइंगल एबीसी है लेटर से। ये ए पॉइंट है, वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ये सी वर्टेक्स है। मैंने कहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। इधर ध्यान दें सब लोग बोर्ड पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है बीसी लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन बना दी, और जो बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है। और ये लाइन ए से नहीं आ रही जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ए से आ रही है, ए से नहीं, केवल इसका मिड पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर। ठीक वैसे ही इसके मिड पॉइंट पर, ये डी पॉइंट मान लो, ये ई पॉइंट मान लो, इसके मिड पॉइंट पर किसके, एसी के, और उससे परपेंडिकुलर। और ठीक ऐसे ही यहां पर इसका मिड पॉइंट, जिसका ए बी का, उसको एफ मान लिया। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ओ कहलाता है, और ओ का मतलब सरकम सेंटर होता है। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि ये जो लाइन आगे तक जा रही है, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से पास करे, हो भी सकता है, पर जनरली हम नहीं मान करके चलते हैं। स्पेशल केस में आ जाए तो आ जाए। जहां बात नहीं समझ में आ रही है दोबारा पूछेंगे, समझते चलेंगे अच्छे से।
डन हो गई बात? कोई टेंशन बाजी? पक्का क्लियर है? 100%? ठीक है। किसी के पास किताब पड़ी हुई है अपनी एलिमेंट, उसमें से दो क्वेश्चन कराऊंगा छोटे छोटे, फिर आगे चलूंगा। दो बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चन करा दूं। लिखो एक क्वेश्चन। फॉर्मूला मैंने सिखा दिया, फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन में लगाना कैसे है उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे। लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हाँ या एक काम कर लो, छोड़ो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, बी का कोऑर्डिनेट है 0,4। निकालो इस ट्राइंगल के इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। इन सेंटर का फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ा है, आराम से देखो। सबसे पहला नियम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखिएगा। अगर हम प्लॉट कर सकते हैं डायग्रामेटिकली तो पहला काम प्लॉट कर लो, पहला काम प्लॉट कर लो। नब्बे, ये गलत कर रहे हो। आप अपने आप सोचो, एक बार प्लॉट करने की कोशिश करो। ये 90 डिग्री का ट्रायंगल बनेगा, सोच के देखो। क्योंकि अगर आप प्लॉट करते हो तो आपको चीजें समझ में आती हैं, आसान हो जाती है कैलकुलेशंस। क्योंकि जैसे ही आप ट्रायंगल, अगर ये एक्यूट ट्रायंगल है ही नहीं, ध्यान से देखो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल बन रहा है। ये ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओ का कोऑर्डिनेट है 0,0, ओरिजिन है। बी का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर 0,4। तो कितनी देर लगी बनाने में, सब कुछ समझ में आ गया इस ट्रायंगल का। अगर डायग्रामेटिकली अपन बनाते हैं तो चीजें समझ में आ रही है बात ये। लेंथ पता लग गई सीधा सीधा। क्या ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है? बन रहा है। तो ए के सामने ये वाली लेंथ को मान लो 3 यूनिट्स, इसके सामने ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 5। ये कितनी आ रही है, सॉरी ये आ रही है मतलब ये गलत लिख लिया मैंने, ये आ रही है 3। दिस लेंथ इज 3 यूनिट्स, दिस लेंथ इज 4 यूनिट्स, और ये हाइपोटेन्यूज है, ये 5 यूनिट्स का आ रहा है। अब आपका निकालना आसान हो गया ये, वरना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो लंबा जाएगा। हाँ जी, चेक कर लेते हैं। इन सेंटर निकालने के लिए आमने सामने वाली बात करनी है। तो 3 × 4 प्लस 0 × 5 प्लस 0 × 3 डिवाइडेड 3 + 4 + 5, ये आ गया। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, 0 × 5 प्लस 0 × 4 प्लस 4 × 3, 3 + 4 + 5। क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो। समझ आया मैंने क्या कहा? आमने सामने एक्स लेंथ, फिर दूसरे का एक्स, फिर लेंथ सामने वाली, डिवाइडेड बाय सारी लेंथ्स का एडिशन है। हाँ भैया, डन होगी बात ये। ठीक है, फटाफट लिखेंगे सब लोग। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, दोबारा पूछें। कोई झिझक नहीं किसी टाइप की। डन हो गया, चलो आगे। नोट बना करके एक पॉइंट लिखो स्पेशल।
नोट बना करके पॉइंट लिखो। ये रहा, पहले समझो। एच जी ओ। एच मतलब ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर। जी मतलब सेंट्रॉइड। ओ मतलब सरकम सेंटर। इनके बीच में आपस में रिलेशन होता है। अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ दो, उसके अलावा बात कर रहा हूं। ये जी पॉइंट इन दोनों को इंटरनली 2:1 रेशियो में बांट रहा है। जी पॉइंट क्या करता है? एच और ओ को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली 2:1 रेशियो में बांटता है। नॉट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में ये बात सही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ करके। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक और बात होती है, क्या होती है? लिखा रहा हूं, लिखो पहले ये बात। हाँ बेटा, डन होगी बात, कोई टेंशन बाजी। पॉइंट नंबर 2 लिखो। इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, all the points, in case of an equilateral triangle, all the points h g o I coincide. in case of an equilateral triangle, ये सारे के सारे चारों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, वो सारे के सारे एक ही हो जाते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में चारों पॉइंट एक ही हो जाते हैं। आई एम श्योर समझ आ गई बात सभी को, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक का नाम लिखो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। टॉपिक का नाम लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, इसके ऊपर अपन लोग बात कर रहे हैं। ठीक होगी बात? सुनो जरा ध्यान से। अब मैंने कहा आपके सामने ये कोई एक ट्राइंगल है, x1, y1। बी कोऑर्डिनेट है x2, y2। सी कोऑर्डिनेट है x3, y3। ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो? ट्राइंगल का एरिया अभी तक तो आपको ये पता था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल दे तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड होता है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो एरिया कैसे निकालोगे, बताओ जरा मुझे। एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सही है ना? और एस यहां पर होता है साइड लेंथ का, सेमी पेरीमीटर का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। सही है ना बात ये? और ए बी सी लेंथ होती है, कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके लेंथ निकाल सकते हो। क्या उसके अलावा भी कोई और तरीका होता है? क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा चला जाएगा ये। और तरीका होता है? हाँ जी होता है। दुनिया में किसी भी ट्राइंगल का आज के बाद आप एरिया निकाल पाओगे कैसे? इसका एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, पहले सुनना है, समझनी है बात। अभी 5 मिनट के बाद पूरी बात समझ में आएगी। ये मैं यूज कर रहा हूं, एक वर्ड होता है डिटर्मिनेंट। क्या वर्ड होता है? डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट एक चैप्टर आएगा आपके पास 12वीं कक्षा में, लेकिन उस डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल में होता है। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, क्या मतलब है उसका, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। क्लियर होगी बात? ये पक्का समझ आ गई बात? एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होता है हाफ ऑफ x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1।
और इस पूरे का मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस है, ये सिंबल जो है ना मैंने यूज करा है मॉड्यूलस का, और ये सिंबल मैंने अंदर यूज करा है डिटर्मिनेंट का। अब पहले बार हम इसको बाद में समझेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको समझेंगे पहले। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? कोई टेंशन बाजी कंफ्यूजन किसी को? नहीं है जी। डिटर्मिनेंट सुनो क्या होता है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डेट की टर्म्स में लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है लिखो। अब डिटर्मिनेंट में, अब किसी भी एक डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। क्या होता है डिटर्मिनेंट का? ऑर्डर। उसका ऑर्डर इज इक्वल टू